नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ब्लड के इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स। जी हां, 50 ब्लड के इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स का कलेक्शन। किसी भी नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास नंबर है 26। लेट्स बिगिन। RH antigen found upon red blood corpuscles। RH एंटीजन रेड ब्लड कार्पसल्स यानी RBC पर पाया जाता है। RH एंटीजन के द्वारा ही हम ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव डिक्लेयर करते हैं। जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर एंटीजन पाया जाता है उन्हें हम पॉजिटिव और जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें नेगेटिव कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। वह आवश्यकता के समय किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यह एक रेयर ब्लड ग्रुप है। इस प्रकार के ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ओ नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप पर्सन से ही ब्लड ले सकता है, लेकिन यह सबको दे सकता है। INR का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। PTT का फुल फॉर्म है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। INR और PTT टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं। INR टेस्ट वारफेरिन ड्रग को ले रहे पेशेंट्स में करवाया जाता है, जबकि PTT टेस्ट हिपेरिन ले रहे पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड्स कॉल्ड हॉटकिंस डिजीज़। लिम्फ नोड्स में मैलिग्नेंसी होना हॉटकिंस डिजीज़ कहलाता है। हॉटकिंस डिजीज़ में रीड स्टर्नबर्ग नामक सेल्स का देखा जाना इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है 7.35 से 7.45 के बीच। ब्लड स्लाइटली एल्केलाइन होता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल अप टू 200 mg/dl माना जाता है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। इससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे हार्ट के लिए बहुत ही खतरनाक है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को लेना चाहिए, जबकि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करना चाहिए। ब्लड कंटेन्स 55% ऑफ प्लाज्मा। हमारे ब्लड में तरल स्ट्रॉ कलर्ड पदार्थ जो होता है उससे प्लाज्मा कहा जाता है, और ये कुल ब्लड का लगभग 55% हिस्सा बनाता है, जबकि 45% हिस्सा सेल्स द्वारा बनाया जाता है। हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा पाया जाता है, ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है, उसमें लगभग 90% हिस्सा पानी का होता है। ब्लड का 45% भाग प्लाज्मा बनाता है और इस प्लाज्मा में 90% भाग पानी होता है। RBC का लाइफ स्पैन या RBC का जीवन काल, यह क्वेश्चन नर्सिंग एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, RBC का लाइफ स्पैन अडल्ट्स में 120 दिन का होता है, जबकि फीटस में RBC का जीवन काल 80 दिनों का माना जाता है। बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट है जो कि बाइल में प्रेजेंट रहता है। बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट है जो कि बाइल में प्रेजेंट रहता है। बिलिरुबिन का निर्माण RBC के डिस्ट्रैक्शन या RBC के टूटने के कारण होता है। इरिथ्रोपोइसिस RBC के फॉर्मेशन को कहते हैं। RBC के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। जब फीटस वुम्ब में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स में 7वें, 8वें और 9वें महीने में RBC का निर्माण फीटस में होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बेबी के जन्म के बाद पूरी ज़िंदगी बच्चे में यह RBC फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है।
7 महीने से पहले आरबीसी का निर्माण फीटस में नहीं होता। बिलिरुबिन लेवल 0.2 से 1.2 mg/dl नॉर्मल माना जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 mg आयरन होता है। याद रखिएगा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है, mg आयरन होता है। आइए हम बात करते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ की। जन्म के समय न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल माना जाता है 25। 1 साल की उम्र में यह 25 से घट के 17 पर आ जाता है, इसे नॉर्मल माना जाता है। अडल्ट मेल्स के अंदर 14 से 16 के बीच के हीमोग्लोबिन लेवल को नॉर्मल मानते हैं। अडल्ट फीमेल्स में 13 से 15 के बीच के हीमोग्लोबिन लेवल को नॉर्मल माना जाता है। WBC वाइट ब्लड कार्पसल्स या ल्यूकोसाइट, हमारे शरीर में इसका नॉर्मल काउंट 4000 से 11000 पर mm³ के बीच माना जाता है। हिमेटोक्रिट को हम अन्य 3 नामों से भी जानते हैं, जो कि निम्न हैं: पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV, वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल्स VPRC, इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन EVF। हिमेटोक्रिट के लेवल को हम 3 अन्य नामों से भी जानते हैं। पहला है पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV, सेकंड है वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल्स VPRC, लास्ट है इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन EVF। अब जानते हैं आखिर ये हिमेटोक्रिट या PVC होता क्या है। परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय RBC इज कॉल्ड हिमेटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम। आप अगर हॉस्पिटल में काम करते हैं तो रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा पैक्ड सेल वॉल्यूम करके एक कॉलम आता है। ये पैक्ड सेल वॉल्यूम वही है, ब्लड के अंदर आरबीसी द्वारा कितने प्रतिशत भाग घेरा गया है या कितने % आरबीसी द्वारा ब्लड फॉर्मेशन में योगदान दिया गया है, यही काउंट पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट वॉल्यूम कहलाती है। इंक्रीज WBC काउंट सस्पेक्ट इन्फेक्शन, किसी पर्सन की CBC रिपोर्ट में यदि वाइट ब्लड कार्पसल्स का काउंट बढ़ता है तो हम ये मान सकते हैं कि पेशेंट को किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, इस टर्म में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है। यदि हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिले हैं तो इस कॉम्बिनेशन को कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन जी मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रकार है। यह सभी प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स का 80% हिस्सा बनाता है। टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा हमारे शरीर में सेल्यूलर इम्यूनिटी दी जाती है। बी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टर्म का मतलब है एबनॉर्मल डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट में कमी आना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। इसका ऑपोजिट होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। इस कंडीशन में प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट काउंट या डिक्रीज होना या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेंगू डिजीज़ में देखने को मिलती है। होता है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है 1,50,000 से 4,50,000 सेल्स पर mm³। 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर mm³ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट माना जाता है। TPA का फुल फॉर्म है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यह एक एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीजेस। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में पर्सन में न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज हो जाता है। न्यूट्रोफिल सेल्स WBC का एक टाइप है। मोनोसाइट काउंट इंक्रीज इन क्रॉनिक इन्फेक्शन। मोनोसाइट भी WBC का एक प्रकार है। यह क्रॉनिक इन्फेक्शन की कंडीशन में बढ़ जाती हैं। लिम्फोसाइट इंक्रीज इन वायरल और क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट काउंट वायरल और क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ जाता है।
Eosinophil increase in allergic disorders, example asthma. Eosinophil का काउंट एलर्जिक डिसऑर्डर्स, जिसका एक एग्जाम्पल अस्थमा है, उसमें बढ़ जाता है। मोनोसाइट, मोनोसाइट WBC का एक प्रकार है। मोनोसाइट सबसे बड़ी प्रकार की WBC है, जिसका डायमीटर, जिसका साइज 14 से 18 माइक्रोमीटर होता है। इसका न्यूक्लियस घोड़े के नाल के समान या किडनी शेप का होता है। IgM have pentameric structure also called millennial molecule. इम्यूनोग्लोबुलिन M की स्ट्रक्चर देखने में पेंटामेरिक होती है और हम इसे मिलेनियर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। टोटल हमारे शरीर में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं: IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इस टर्म का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाना। नॉर्मल ESR काउंट, ESR का फुल फॉर्म है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मेल्स में नॉर्मल ESR होता है 5 mm in 1 hour, फीमेल्स में 7 mm in 1 hour और इन्फेंट्स के अंदर 2 mm in 1 hour। ब्लड से जुड़ी 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करती हैं। फर्स्ट है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्टरीज के अंदर बह रहा ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सीमिया कहलाता है। सेकंड टर्म आती है हाइपोक्सिया, जिसे हम एनोक्सिया भी कहते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू। हमारे बॉडी के टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना हाइपोक्सिया या एनोक्सिया कहलाता है। हाइपोक्सीमिया के कंडीशन में ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जबकि हाइपोक्सिया में बॉडी टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। थर्ड टर्म है एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया टर्म का मतलब है इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कम मात्रा में इंसर्ट होना। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, जेट ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन यूज्ड टू गिव इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर ड्रग्स दैट कॉजिंग स्किन इरिटेशन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस वह इंजेक्शंस होते हैं जिनके द्वारा हम मेडिसिन को सीधे पर्सन के मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाते समय हम 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को लगाने का एक प्रकार है जेट ट्रैक मेथड। जेट ट्रैक मेथड में हम पर्सन की स्किन को थोड़ा सा इंजेक्शन लगाते समय एक साइड में खींच लेते हैं, उसके बाद 90 डिग्री के एंगल से इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हम जैसे ही उसके स्किन को छोड़ते हैं तो अपर टिश्यूज़ के द्वारा उस एरिया को कवर कर लिया जाता है और ड्रग का बैकफ्लो नहीं होता। इस प्रोसेस के द्वारा हम ऐसी ड्रग्स को लगाते हैं जो कि स्किन इरिटेशन कॉज कर सकती हैं। याद रखिएगा, जेट ट्रैक मेथड में कभी भी इंजेक्शन लगाने के बाद स्किन को रब नहीं किया जाता, मसला नहीं जाता। आफ्टर दिस इंजेक्शन मेथड नेवर रब द इंजेक्शन साइड। एनीमिया की स्टडी में आपने कंडीशन पढ़ा होगा माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी सेल्स का साइज 7.2 माइक्रोमीटर से कम हो जाता है। आरबीसी का जो नॉर्मल डायमीटर या साइज होता है 7.2 माइक्रोमीटर माना जाता है। यदि आरबीसी का साइज इससे कम हो जाए तो हम इस कंडीशन को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहेंगे। हाइपोक्रोमिक एनीमिया, अब अमाउंट ऑफ एचबी इन 1 आरबीसी बिलो 30 पिक्टोग्राम। हाइपोक्रोमिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन लेवल का कम हो जाए। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का लेवल यदि 30 पिक्टोग्राम 30 पिक्टोग्राम से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम
हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फॉलिक एसिड यूज्ड टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। प्रेगनेंसी के दौरान मदर को फॉलिक एसिड दिया जाता है क्योंकि यदि मदर फॉलिक एसिड नहीं ले तो बच्चे में संभावना होती है कि एनटीडी या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए। साथ ही साथ फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 और आयरन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को रोकने के लिए बहुत ही असरदारक है। सो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 50 इम्पॉर्टेंट ब्लड की पॉइंट्स। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस वीडियो और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।